नमस्कार मित्रों। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल जो अपना आसाम पीएससी में सब्जेक्ट है, आज से हम लोग उसकी क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग इसमें आगे जाए उससे पहले इसकी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको जो फर्स्ट मॉड्यूल दिया जा रहा है उसमें जो पहले इनिशियल टॉपिक्स हैं, फर्स्ट है जनरल फॉरेस्ट्री और सेकंड टॉपिक है आसाम स्पेशल, स्टेट स्पेशल रहेगा। इन दोनों को हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2021 के अराउंड चैप्टर्स हैं। एक और सब्जेक्ट है सिल्वीकल्चर। ये सभी स्टेटों में जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है सभी के, जैसे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान आने वाला है या आपका आसाम है, इनमें सभी में कॉमन फ्रेमवर्क है, सभी में लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग जो अपना एमपीपीएससी का कोर्स है उसकी क्लासेस और आसाम की क्लासेस को एक साथ ज्वाइंट करके इसे थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे, फास्ट हो जाएगा। यहाँ एक आएगा टॉपिक मैंग्रोव्स एंड कोल्डर डेजर्ट का। जो कोल्डर डेजर्ट बताना सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि एक अच्छा बायोस्फीयर है, एक एरिया है, हैबिटेट है, तो थोड़ा बहुत 2-4 लाइन पढ़ लो तो काम आ जाती हैं कभी कभी। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट अपना ये एमपी और सीजी के जो कोर्सेज हैं उनके साथ कॉमन हो जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट मॉड्यूल में आपका एक सब्जेक्ट और जुड़ा हुआ है ट्री स्पीसीज़ का। ये अपना वेरी कर जाएगा। वेरी करने का सेंस ये है कि इसमें आपको बेसिक ट्री स्पीसीज तो पढ़ना ही है, इसके साथ ही आपको आपकी स्टेट स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज पढ़ना होगा। तो यहाँ ये वेरी कर जाएगा, ये वेरी कर जाएगा। जनरल फॉरेस्ट्री भी जनरली सभी स्टेटों का कॉमन ही रहता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जनरल फॉरेस्ट्री। अब जनरल फॉरेस्ट्री मीन्स क्या? सबसे पहले तो हम लोग जो अपनी फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट सेक्टर के जो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कहाँ से, वैदिक एज से लेकर के अपनी 2025 तक, तो एक टाइप से जो घटनाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे मेजर। फिर आएगा अपने सेंट्रल लेवल पे अपनी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बहुत सारी सबऑर्डिनेट बॉडीज़ हैं, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे है, फॉरेस्ट सर्वे है, IIFM, ऐसी बहुत सारी बॉडी हैं। ICFRE है, उसकी बॉडीज़ हैं। जैसे अपने यहाँ जो जोरहाट में ICFRE की लोकल इंस्टीट्यूट्स है, बॉडी है, वो कई बार पूछी जा चुकी है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब जैसे उसमें पूछा गया आपके यहाँ क्या बॉटनिकल सर्वे है, वो कब बना, बॉटनिकल सर्वे का क्या आसाम या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कोई रीजनल सेंटर है क्या? MOEF के रीजनल सेंटर्स होते हैं, तो आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लिए रीजनल सेंटर कहाँ है? ये कॉमन फ्रेमवर्क है। आपके यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये केवल आप ही के यहाँ नहीं, ऑलमोस्ट सभी स्टेटों में ये पूछा जा चुका है। जैसे जब हम लोग MP के लिए पढ़ाते हैं तो हमारा MP के लिए एक रीजनल सेंटर जो है नागपुर में बना हुआ है, जो MP और महाराष्ट्र को डील करता है। तो वो रीजनल सेंटर हमें पढ़ना होता है। आपके यहाँ भी, हमारा भी पूछा गया, आपका भी पूछा गया, और ऐसे लगभग सभी एग्ज़ाम में रीजनल सेंटर पूछे जा चुके हैं। मीन्स करना क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क एक स्टेट के क्वेश्चंस को दूसरे स्टेट पे अप्लाई कर देना होता है, तो अपनी प्रिपरेशन है वो प्रॉपर हो जाती है। जैसे ये बॉटनिकल सर्वे है तो उसके रीजनल सेंटर पूछा गया, ये पूछा गया अच्छा फर्स्ट जो ये बॉटनिकल सर्वे जो है वो किसने स्थापित किया, बनाया किसने, कब बना, वो सारी चीज़ें रहेंगी, तो हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर आ जाएंगे अपने, जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है तो उसकी रिपोर्ट, उसमें फॉरेस्ट के टाइप्स वगैरह हैं, नेशनल वाइज, स्टेट वाइज, वो वेरी कर जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड वेरियस जो एक्ट हैं, पॉलिसीज़ हैं, वेरियस मिशन हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें देखेंगे। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर वेरियस जो डेज़, इंटरनेशनल डेज़, फेमस पर्सनालिटीज़, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, उन सब चीज़ों को देखेंगे। लास्ट में देखेंगे हम लोग अपने स्टेट स्पेसिफिक डाटा जो प्रॉपरली आसाम रिलेटेड होगा, और इस पर ध्यान देना है। ये अपना जनरल फॉरेस्ट्री का डाटा रहेगा। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे अपना फर्स्ट स्टेप है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
देखो फॉरेस्ट्री की, अगर हम लोग फॉरेस्ट सेक्टर की हिस्ट्री की बात करें तो सब कुछ कहाँ से शुरू होगा? वेद से। वेद, उपवेद, आरण्यक जो है, स्मृति जो लिखी गई, उनसे स्टार्टिंग में उनमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स के फॉरेस्ट, उनके इम्पोर्टेंस, उनके यूजेज, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पर। बट यहाँ पर क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में अभी अपने लिए काम की नहीं है, तो हम लोग उतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। बट आप ऐसा ले सकते हैं कि जैसे अरण्यक जो शब्द है, वो अरण्य जो है उसका मतलब वही है, फॉरेस्ट है संस्कृत में, स्मृति, उपनिषद, वेद। और इन सब में अगर एक एवरेज थीम लेके चलें तो ये सभी ये बोलते हैं कि कोई भी विलेज, कोई भी ग्राम तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसके साथ कोई फॉरेस्ट का पैच ना जुड़ा हो। ये एक टाइप से सिमिलरली कॉन्सेप्ट है कि आपका घर तब तक कंप्लीट नहीं बोला जा सकता जब तक उसमें किचन, जहाँ आप कुकिंग करें खाने की, या बाथरूम, या भगवान के लिए पूजा स्थान, इस टाइप का कुछ ना हो, तब तक आप अपने घर को कंप्लीट नहीं बोल सकते। सिमिलरली इन्होंने ये बोला कि हम किसी भी गांव को तब तक कंप्लीट नहीं बोल सकते जब तक उससे जुड़ा हुआ कोई फॉरेस्ट का एरिया ना हो। क्यों? क्योंकि गांव वालों को फूड की कुकिंग के लिए सीएनजी के कनेक्शन थोड़ी है, उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? आसपास के जो फॉरेस्ट है वहीं से सप्लाई होगी, उनकी पूरी जो रिसोर्सेस है वहीं से सप्लाई होंगे, तो उसका नेसेसरी पार्ट है। इस टाइप के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें बहुत सारे टाइप के फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें है महावन, स्मृति वन, श्री वन, तपोवन, इस टाइप के वन भी है। तपोवन मीन्स जहाँ पर तप किया जाए, पूजा पाठ यानी कि मेडिटेशन किया जाए, तो वो है क्या अपने तपोवन। इस टाइप का भी डिस्क्रिप्शन है। इतना हो गया, बहुत है। प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट का जो यूज़ है, अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो उसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो तो मौर्यों के टाइम पे आएगा, लेकिन उससे पहले जो अपनी विष्णु पुराण है, टोटल 18 पुराण है, उनमें से एक है विष्णु पुराण, उसमें 13 टाइप के फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है। 13 टाइप के फॉरेस्ट उसमें बताए गए हैं, जिसमें आसाम वाले रीजन के लिए अंग्रे वन है। अभी जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलो, कर्नाटका में कन्नड़ बोलो, तमिलनाडु वाले तमिल, आंध्र वाले बस तेलुगु और बोलने लगे तो क्या होगा आपस में? हिंदी में एक शब्द है कलेश, मतलब लड़ाई झगड़ा, तो यहाँ पर भाषा का लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये यहाँ पर जो फॉरेस्ट है इन्हें बोला जाता है कलेश वन या कलेश फॉरेस्ट। तो कलेश फॉरेस्ट कहाँ पर है? इस रीजन में। अंग्रे वन कहाँ पर है? इस रीजन में। एक है जो अपना नेपाल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इन्हें बोला जाता है प्राच्य वन या प्राच्य फॉरेस्ट। यूपी में एक, सेंट्रल यूपी में एक एरिया है जिसे बोला जाता है नैमिषारण्य। ये वैदिक एज से ही एक काफ़ी फेमस एरिया रहा है। जैनिज्म, बुद्धिज्म उनसे भी जुड़ा हुआ है, हिंदुइज्म से भी जुड़ा हुआ है। नैमिषारण्य जो अभी भी वहाँ हम लोग ये मान के चलते हैं जैसे लाइफ का वहाँ ओरिजिन हुआ है, सब कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है, इस टाइप का हम लोग लेके चलते हैं उसे, किसे? नैमिषारण्य को। तो वो भी यहाँ से है। हम लोग जहाँ ग्वालियर जो हमारे इंस्टीट्यूट की लोकेशन है वो रही है, यहाँ पर है वामन वन। वामन वन। दंडकारण्य आपको छत्तीसगढ़ वाला पता ही होगा, नक्सली के वजह से ये काफ़ी पॉपुलर रहा है बीच में। इस रीजन में है कलिंग फॉरेस्ट। ये पंजाब, 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर, तो क्या बोलते हैं? पंचनद वन। इस टाइप से 13 टाइप्स के फॉरेस्ट जो है उनका डिस्क्रिप्शन विष्णु पुराण में है। इन 13 में सभी याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको मेनली आपका अपना स्टेट का याद रख लीजिए कि भाई ये अंग बंग मीन्स अंग, जो आसाम वाला रीजन है उसमें अंग्रे वन हुआ करता था। विष्णु पुराण में ये जो 13 टाइप के फॉरेस्ट हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। आप इसे ऐसे ले लीजिए कि जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए आपकी एकेडमिक कॉलेज में कोई क्लास है आपकी, उसमें 13 स्टूडेंट्स हैं।
आप उन्हें फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं कि इनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर जो 13 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं उसे विष्णु पुराण में 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ऑब्वियसली एक रीजन ये है ईस्टर्न पार्ट वाला, जिसमें क्या है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही, तो ऑब्वियसली यहाँ की वेजिटेशन डेंस होगी, थॉर्नी लेस वेजिटेशन होगी। और ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें रेनफॉल का इशू है, स्पेशली जैसे राजस्थान वाला रीजन, कुछ ये इस टाइप को यहाँ हैदराबाद के आसपास का रीजन, ये वो रीजन है जो सेमी एरिड कंडीशन है, यहाँ मॉइस्चर स्ट्रेस है। रिजल्ट क्या होगी, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो सेमी एरिड या एरिड टाइप की वेजिटेशन है जो थॉर्नी है, कटीली है, कांटे हैं, थॉर्न्स हैं। तो एक फॉरेस्ट वो जो थॉर्नी वेजिटेशन है उसमें उन फॉरेस्ट को बोला गया कंटक वन, कंटक मीन्स थॉर्न। और दूसरा वो फॉरेस्ट वेजिटेशन जिसमें थॉर्नी वेजिटेशन नहीं होते इसलिए उसमें जैसे लार्ज साइज के एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट उन फॉरेस्ट में रहते हैं। एलिफेंट के लिए संस्कृत में एक टर्म यूज़ किया गया है कुंजर। तो वो फॉरेस्ट जिसमें एलिफेंट रहते हैं उसे बोला जाता है कुंजर वन या एलिफेंट फॉरेस्ट। ऑब्वियसली डेंस फॉरेस्ट होगा, हाई मॉइस्ट एरिया में रहेगा, तो ये है। और ये वाले वेजिटेशन इन्हें बोलेंगे कंटक वन यानी कि थॉर्नी फॉरेस्ट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इन विष्णु पुराण फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज, अपने नागालैंड पीएससी का ही है, वहाँ पर एक कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम, एक सीधा एक एग्ज़ाम ले लिया जाता है, उसी का क्वेश्चन पूछा गया है 16 में। इन विष्णु पुराण फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग किसमें कुंजर और कंटक वन ये 2 कैटेगरी है फॉरेस्ट की। नेक्स्ट जो मेजर इवेंट है, जो रिटन डिस्क्रिप्शन है वो है मौर्यों का, क्योंकि फर्स्ट एम्पायर था जो इतने बड़े एरिया में फैल सका। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में आर.एस. शर्मा की बुक पढ़ी है इंडियाज एंशिएंट पास्ट, और भी होंगी बट मैंने उसे रेफ़र किया इसलिए मैंने उसे जस्ट कोट किया, उसमें कि 16 महाजनपद का टाइम रहता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली सभी एक दूसरे के अंडर आते आते लास्ट में मगध जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा पावरफुल एम्पायर हो जाता है। शुरुआत बहुत पहले होती है लेकिन अशोक तक आते आते एक अकेला एम्पायर रह जाता है, और जो 16 महाजनपद थे वो उसके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, या ऐसा मगध के पास ऐसा क्या था कि उन्होंने बकाया के सभी को अपने अंडर कर दिया। तो वहाँ पर एक काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं कि जैसे जो इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वो गंगा के किनारे थी, काफ़ी बड़ी है, और दूसरी तरफ से सोन रिवर है, इधर से गंगा है। तो जो इनके फोर्टिफिकेशन हुआ उसे 2 साइड से प्रोटेक्शन मिल गया, कोई अटैक इजीली कर नहीं सकता था, दोनों ही बड़ी रिवर थी। अब आज के टाइम पे इनकी इतना ज़्यादा चौड़ी है, फाट है, तो जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे कितनी चौड़ी हुआ करती होंगी ये। तो एक टाइप से रिवर ने उन्हें एक वॉल प्रोटेक्शन दे दिया, प्लस जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेशन का मेन मीडियम था, रोड हुआ नहीं करते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन पे उन्होंने चुंगी लगाई, आर्मी बड़ी रख पाए क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो पाया, ये सब चीज़ें हैं उसमें। साथ में फॉरेस्ट का भी एंगल है, उसमें बताया गया है कि मगध फर्स्ट एम्पायर था जिसने जो झारखंड से जो रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, माइनिंग, मगध के जो वेपन है, हथियार, उनकी इंटरनेशनल डिमांड थी। मीन्स रोमन्स हैं उन्हें भी बेचा जा रहा है, इजिप्ट वहाँ की जो सिविलाइजेशन है उन्हें भी सेंट्रल एशिया माइनर रीजन में उन्हें भी इंडियन वेपन सेल किए जा रहे हैं। इवन ईस्टर्न में कोरियन जो पेनिनसुला है, चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है, उनको भी हम लोग यहाँ से तलवारें जो है, सॉर्ड है, उन्हें सेल किया जा रहा है, क्योंकि हमारी सॉर्ड जो है वो एक हाई ग्रेड, हाई क्वालिटी की सॉर्ड्स थी। सॉर्ड्स ये इतनी हाई क्वालिटी की बना पाए क्योंकि इनके पास झारखंड के फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे।
मगध फर्स्ट एम्पायर था जिन्होंने एलिफेंट को अपनी इन्फेंट्री यानी कि आर्मी में शामिल किया। ये भी एक वजह रही। तो कुल मिला के ये है कि मगध ऐसा फर्स्ट एम्पायर रहा अपनी एंशिएंट इंडिया में जिन्होंने फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को समझा और उसको यूटिलाइज किया। इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की लिखी हुई बुक है, उन्होंने फॉरेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि राज्य के पास कोई भी स्टेट हो, उसके पास जो भी फॉरेस्ट है उसको राजा को अपने राज्य के फॉरेस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एक पार्ट जो है वो किंग के पर्सनल यूज के लिए हो, सेकंड पार्ट है वो उस किंगडम के लिए हो। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कौटिल्य ये बोल रहे हैं कि आसाम गवर्नमेंट के जो भी आसाम के जो भी फॉरेस्ट है उसके 4 पार्ट किए जाएं। एक पार्ट का जो रेवेन्यू है उसे उसका स्टेट का सीएम अपने पर्सनल यूज में कर सकते हैं। वो किसी को डोनेट कर सकते हैं, रिवर के पास जा कर के उड़ा सकते हैं, कुछ भी करें जो वो चाहते हैं, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल रेवेन्यू है। बट जो सेकंड पार्ट है ये सीएम की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इसे राजा अपने पर्सनल वेलबींग से विलिंगनेस से यूज़ नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से यूज किया जाएगा। ये बताने का पर्पज़ ये है जिससे आपको राजा और राज्य के बीच का डिफरेंस क्लियर समझ में आ जाए। थर्ड पार्ट जो है वो आम पब्लिक सभी के लिए, जैसे घर में फूड बनाना है, कुकिंग के लिए लकड़ी चाहिए, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए फॉरेस्ट बेस्ड बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हनी है, वाटर है, वो सब कलेक्ट करना है तो वो फॉरेस्ट से आएंगे, उसके लिए है। फोर्थ पार्ट है वो रिलीजियस एस्पेक्ट के लिए है, जैसे हिंदुज़्म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज्म है, इनको डोनेट कर दी गई, जाइए आप अपना आश्रम बनाइए वहाँ पर और मेडिटेशन करिए। तो इस टाइप से जो रिलीजियस एंगल से जो डोनेट कर दी गई उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 आश्रम सिस्टम भी हैं। आप लाइफ में ब्रह्मचर्य, फिर आपका ब्रह्मचर्य के बाद आप गृहस्थ में आते हैं, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में सन्यासी। तो वानप्रस्थ और सन्यासी की जो स्टेज है वो बिना फॉरेस्ट के नहीं हो सकती। तो फोर्थ जो पार्ट है वो आपके रिलीजियस एंगल के लिए है। ये किसने बोला? कौटिल्य ने। अब ये सारा सिस्टम चलता रहे इसके लिए क्या किया जाए? राजा क्या करेगा? वैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किंग की। लेकिन किंग हमेशा फॉरेस्ट के लिए तो बैठा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे रामायण में दशरथ क्या करते हैं, वो एक तालाब होता है जहाँ पर वो उसके पानी की रक्षा करते हैं। वहाँ पर एक पर्सन आते हैं, नाम मैं भूल गया, उनका नाम नहीं आ रहा है मुझे, श्रवण कुमार। वो उस पानी भरते हैं, उसकी आवाज़ आती है और उस आवाज़ को ध्यान में रखते हुए ये तीर चला देते हैं और श्रवण कुमार वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। उनके जो माता पिता थे अंधे थे, वो देख नहीं पाते हैं और वो फिर जो दशरथ थे, राजा दशरथ थे, उन्हें श्राप दे देते हैं कि जिस टाइप से हम अपने पुत्र वियोग में ख़त्म हुए हैं, आप भी उसी टाइप से अपने पुत्र वियोग में अपना शरीर त्याग देंगे। ये इस टाइप की स्टोरीज हमें क्या समझने की कोशिश में हेल्प करती हैं कि वाटर जो है उसका इम्पोर्टेंस इवन हैवी रेनफॉल के बाद भी वहाँ पर एक राज्य दूसरे राज्य, ये सिमिलर स्टोरीज आपको जब बुद्धा का पीरियड पढ़ेंगे आप, भगवान बुद्ध के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक राज्य दूसरा राज्य पानी के लिए फाइट कर रहा है। तो वाटर जो है वो स्टेट रिसोर्सेस है, वहाँ पर राज्यों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। कुल मिला के समझाना ये चाहता हूँ कि राजा हमेशा फॉरेस्ट पर नहीं रहेगा, उसे दूसरे भी काम करने हैं। तो ये जो अपना मौर्यन एम्पायर है, ये पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाई। सबसे पहले उन्होंने सबसे ऊपर रखा कुप्याध्यक्ष, कूप का अध्यक्ष। कूप मीन्स फॉरेस्ट का एक पैच, कुप्याध्यक्ष मीन्स वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड हो।
और उसके नीचे क्या होंगे, बहुत सारे वनपाल होंगे, बीच में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगी, सबसे नीचे होंगे वनपाल यानी कि फॉरेस्ट गार्ड, और सबसे ऊपर कौन होगा, कुप्याध्यक्ष, जो कि हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा। ये किसने रखा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है इन एंशिएंट इंडिया द ओनली किंग हु टुक एन एफर्ट टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम वाज। एंशिएंट इंडिया में ऐसा कौन सा किंग हुआ जिसने कि भाई किंग कहीं घूमने फिरने चला जाए, कहीं बाहर चला जाए, तो उसकी एब्सेंस में उसके जो फॉरेस्ट हैं, वन है, उनकी देखभाल कर सके, तो वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य पीरियड के बाद एंशिएंट इंडिया में बहुत कुछ रिटन में है नहीं, उसका अपने लिए मीन्स है भी, लेकिन अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। लेटर पार्ट में 4th 5th सेंचुरी के आसपास सेंट्रल इंडिया में रूल करते हैं गुप्ता, वैश्य थे। गुप्ताओं के साथ ये है कि उनके में काफ़ी चीज़ें ये आती हैं कि इन्होंने सेंट्रल एरिया में बड़े बड़े पैच ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप से डोनेट कर दी। इस टाइप से सेंट्रल इंडिया में जो एग्रीकल्चर कम थी, वहाँ एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ। इसका सेंस ये जाता है कि उस रीजन में डिफॉरेस्टेशन हुआ, उससे ज़्यादा कुछ एंगल यहाँ है नहीं अपने लिए। लेटर फिर मिडवल में जब मुगल्स आए, इस्लामिक रूलर आए, इन्होंने बहुत सारे मारकाट मचाई, रिजल्ट ये हुआ कि एम्पायर कोलैप्स हुए, आम पब्लिक क्योंकि जो बूचरिंग की गई उससे फियर में ये लोग फॉरेस्ट में चले गए। अब ऑब्वियसली फॉरेस्ट में जाएंगे तो सरवाइव करने के लिए कहीं एरिया साफ़ करेंगे और कल्टीवेशन करेंगे, तो इस टाइप से एक न्यू टाइप्स ऑफ जो ट्रैवल लाइफ है वो स्टार्ट हुई। बट उससे होगा क्या, फॉरेस्ट का कहीं ना कहीं कुछ माइनर लेवल पे ही सही, बट कुछ तो डिफॉरेस्टेशन होगा। बस इतने एंगल हैं अपने लिए, और ये एंशिएंट से हम लोग आगे आ जाते हैं। मेजर जो इवेंट्स हैं वो शुरू होते हैं कॉलोनियल पीरियड के बाद। फर्स्ट जो इवेंट है जिसका अपने लिए सेंस है वो है 1806 का। होता ये है, उस टाइम पर 3 प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास प्रेसिडेंसी का इशू ये था कि उनके पास जो साउथ में केरल वाला जो रीजन है, ये जो नीलगिरी रेंज है, इसके पास में केरल में इस साइड क्या है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो यहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी डेंस रहती है। और ये जो केरल वाले जो रूलर्स थे वो उसी टाइम पर रिसेंटली इनके अंडर आए थे। मीन्स इनके पास एक अच्छा खासा नेचुरल रिसोर्सेस, टिम्बर का रिसोर्सेस अभी नया नया था जो इनके कब्जे में आया था। इनका पर्पज़ क्या था, किसी हार्वेस्ट करो और लेके जाओ। मीन्स इशू क्या है, ये वो पीरियड है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, यूरोप में लोगों पे पैसा आना स्टार्ट हुआ, सबको मकान बनाना है, उसके लिए इन्हें वुड चाहिए। जो नए नए कॉलोनीज़, नए नए सिटीज़ जो वहाँ सेटल हो रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी या इस टाइप के लैंप का सिस्टम चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भले ही बाद में आई, लेकिन जैसे लैंप है उनको चाहिए, तो वहाँ पर क्या, पोल, कम्युनिकेशन, अदर चीज़ों के लिए रेलवे भले ही बाद में आई, लेकिन बेसिक चीज़ें चल रही थी। कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेज का कंस्ट्रक्शन, इन सब में वुड रिक्वायर थी। वुड अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो वो कौन से, वो पेड़ जो 1000 ईयर से अपने फॉरेस्ट में थे, काफ़ी मोटे मोटे उनके डायमीटर थे, लगे थे। हम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोगों का एक रिलीजियस एस्पेक्ट रहता है। फॉरेस्ट हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, उनसे हम उतना ही हार्वेस्ट करते हैं जितनी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए तमिलनाडु, वहाँ पर कुछ कल्चर है इस टाइप का है कि एक स्टोनी पूरा माउंटेन है, वहाँ से हमें कोई मूर्ति या कोई पर्सनल यूज के लिए कुछ स्टोन लेके जाना है, तो हम लोग पहले माउंटेन को पूजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और इसके बाद लेके आएंगे, और उतना ही स्टोन लेके आएंगे जितनी की रिक्वायरमेंट है, भले ही पूरा स्टोन एरिया है। या जैसे अभी अपना उड़ीसा में जो उड़ीसा में जो अपनी रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी वाली, उसमें रथ बनाने के लिए अपन को वुड की ज़रूरत होती है।
वो वुड के लिए भी हम लोग पेड़ों से विनम्र निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इसके बाद ही हार्वेस्ट करते हैं और केवल उतनी ही काटते हैं वुड जितना वो रथ के लिए ज़रूरत है, अननेसेसरी नहीं। नेचुरल लॉ है ये, कहीं भी है। टाइगर है, 4 डियर है, उसका जितना फूड की ज़रूरत है वो एक को ही हंट करेगा, 3 भाग रहा है जाने दो, वो मारेगा नहीं। उस टाइप की मेंटलिटी नहीं है। रीज़न क्या है कि हमारे पास वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज है। अब ब्रिटिश क्या करते हैं, उस पर हार्वेस्ट करके लेके जाना चाहते हैं। जब अब फॉरेस्ट पे एकदम अचानक से आपको ऐसा लगे कि आसाम के फॉरेस्ट हैं जिसे आप अपना समझते हैं, आपके फॉरेस्ट हैं, अचानक से कोई एक नई कम्युनिटी साइड से आती है और वो दावा करने लगे कि ये हमारे फॉरेस्ट है, अब आपका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे हैं, वो अपना दावा करने लगे, उस पर कब्जा करने लगे, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप उस कम्युनिटी से फ़ाइट करें। अगर वो डोमिनेंट है, आप उनसे फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिसोर्सेस जिस पे वो अपना दावा कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को डैमेज किया जाए, उनको हार्वेस्ट करके आप अपने पर्सनल यूज में ले सकें। सिमिलरली यहाँ पर हुआ ये कि जब ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ के अंडर गए तो यहाँ पर टिम्बर का जो है राजा पब्लिक यूज़ बढ़ा दिया गया, जिससे वैल्यूएबल टिम्बर हम निकाल लें। यहाँ मद्रास गवर्नमेंट ये चाहती थी कि यहाँ पर, क्योंकि यूरोप में न्यू पावर्स ऊपर आ रही थी, फॉर एग्जांपल के लिए जर्मन है, उनके साथ ब्रिटेन फाइट में था, फ्रेंच के साथ था, नेपोलियन वार ख़त्म ही हुआ था, तो फ्रेंच के साथ भी थी फाइट में, यूरोप के साथ है, स्पेन पुर्तगाल है, जर्मन है, हॉलैंड है, फ्रेंच है, तो इन सब के साथ फाइट है। तो उसमें होगा क्या, इनकी जो नेवल शिप्स हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं। उन्हें अपनी नेवल पावर को बनाए रखने के लिए लार्ज स्केल पर वुड की ज़रूरत है। अर्बन सेंटर के लिए भी चाहिए, सिटी के लिए भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी थी कि गुड क्वालिटी की वुड वो यूज़ करें। अपने यहाँ क्या इशू था, पहले उनका इशू देख लेते हैं। इसका स्टोरी यहीं पर नहीं है, ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसके काफ़ी इम्प्लीकेशन अपने आगे आएंगे। यूरोप में नेवल शिप्स जो है उसे बनाने के लिए ब्रिटिश यूज़ करते थे ओक या क्वेरकस की वुड। बट क्वेरकस के साथ इशू ये है कि, यानी कि पॉजिटिव ये थी, क्यों क्वेरकस यूज़ करते थे ओक की लकड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली नेवल शिप बनाएंगे तो वहाँ लकड़ी के वुडन स्लैब होंगे जिन्हें यूज़ करेंगे, और वो स्लैब्स को एक दूसरे से जॉइंट करने के लिए मेटल यानी कि आयरन की कील्स, निडल यूज़ करेंगे। ओक के साथ क्वालिटी ये थी कि वो उस मेटल की जो निडल्स हैं उनको रॉट नहीं करता था, ख़राब नहीं करता था, तो ओक की लकड़ी से बने हुए शिप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते थे, सर्विस देते थे। यूरोप के साथ या बाय लार्ज ब्रिटेन के साथ दिक्कत ये थी कि इनका एक छोटा सा पेनिनसुला है। फ्रेंच के साथ ये रिवॉल्यूशन में पहले से ही लड़ाई झगड़े में थे। जर्मन के साथ पॉजिटिव ये था कि उनके पास ज़मीन बड़ी थी, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत की जो ओक थी वो खुद ही ग्रो करना शुरू किया, और इसीलिए पूरा का पूरा जो अपनी फॉरेस्ट्री है वो सबका सब जर्मन ओरिजिनेटेड है। ब्रिटेन के साथ दिक्कत ये थी कि हमारे पास छोटा सा एरिया है, उसमें पूरी पॉपुलेशन को रखना है, कुछ एरिया इंडस्ट्रीज को देना है, कुछ में फूड का प्रोडक्शन करना है। इन केस सपोज नेपोलियन ने या फ्रेंच और कभी जर्मन पावर्स ने अगर ब्रिटेन को घेर लिया तो हम खाएंगे क्या? तो इनका काम था कि कम से कम सेल्फ सस्टेन रहो, फूड कुछ हद तक सेल्फ ग्रो करो। उसके लिए ये एक लेवल से ज़्यादा एरिया ये फॉरेस्ट पैच के लिए नहीं दे सकते थे। तो फूड ग्रो करना है तो फॉरेस्ट के लिए, ओक के रीग्रोथ के लिए इनके पास छोटा सा ही एरिया है। तो अब आपके पास ओक आप ग्रो नहीं कर सकते, तो नेवल शिप पावर के लिए कहाँ से वुड लेके आओगे? तो उसकी डिस्कवरी इनकी ख़त्म हुई, बहुत सारी स्पीसीज रहीं, उनमें से सबसे बेस्ट स्पीसीज मिली इन्हें टीक, टेक्टोना ग्रांडिस, टीक की वुड में। टीक के साथ ये है कि इन्होंने अदर वुड भी यूज़ किए, लेकिन उनके साथ वही था कि वो जो निडल थी, जो आयरन की कीलें यूज़ करते हैं, उन्हें अदर वुड में क्या होता था, उसमें बहुत सारे टैनिन मटेरियल रहता था जो उसे रॉट कर देता था। जबकि यहाँ ये था कि
ये जो लकड़ी है टीक की, ये वो आयरन या मेटल की जो निडल्स हैं उनकी रॉटिंग नहीं करता था। तो एक टाइप से ब्रिटिश को एक अल्टरनेटिव मिल गया ओक का। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि टीक की जो हमारी डिमांड थी उसका पर्पस या बैक साइड पर्पस क्या था, तो शिप बिल्डिंग है। अब ये वो जो रीजन था किसका, केरल का, इस रीजन में टीक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। अब टीक था, यहाँ के लोकल रूलर्स और पब्लिक यूज़ कर रही है, तो ब्रिटिश चाहते थे कि यहाँ का जो टीक है जो हाई क्वालिटी का है ये केवल ब्रिटिश के पास ही रहे और हम ही इसे शिप बिल्डिंग में यूज करें। तो एक टाइप से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हुए। रिजल्ट ये हुआ कि 1806 में, कब 1806 में मद्रास गवर्नमेंट ने एक पर्सन था कैप्टन वाटसन, उसको कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया। क्या किया, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मींस फॉरेस्ट को कंजर्व करने वाला। बट एक्चुअली इसका पर्पज कंजर्वेशन नहीं था, इनका सोल पर्पस ये था कि जो टिम्बर फॉरेस्ट से हार्वेस्ट किया जा रहा है और उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको कंट्रोल किया जाए और उस पर ब्रिटिश मोनोपोली कर ली जाए, जिससे वो वैल्यूएबल टिम्बर जो क्राउन नेवी या रॉयल नेवी के लिए जो ज़रूरत है वो वहाँ भेजा जा सके, अदर यूज़ को रेगुलेट किया जाए। तो कैप्टन वाटसन एज ए फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किए गए। किसने किया, मद्रास गवर्नमेंट ने। कई बार पूछा गया कि फर्स्ट क्योंकि इससे पहले ये पोस्ट कभी सुनी नहीं गई थी, तो फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है, वो है कैप्टन वाटसन। याद नहीं रहे तो ये वाट का बल्ब है, बत्ती जल गई इनकी, बल्ब जल गया। कैप्टन वाटसन फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने। इन्होंने क्या किया, उस पूरे रीजन में लाइसेंस सिस्टम अप्लाई कर दिया। मीन्स टिम्बर की हार्वेस्टिंग जो है वही कर पाएगा जिसके पास लाइसेंस हो, अगर लाइसेंस नहीं है तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए लाइसेंस परमिट सिस्टम रिक्वायर है। यहाँ उसके जो फाइनल यूटिलाइजेशन है, चाहे वो आरा मशीन हो, कोई अदर प्रोडक्ट्स हो, हर गुड्स के लिए भी लाइसेंस सिस्टम है। आप तभी बना पाओगे या बेच पाओगे जब आपके पास लाइसेंस हो। इस टाइप से हुआ क्या कि अगर बैलगाड़ी में कोई वुड है उसे पकड़ लिया गया, लाइसेंस नहीं दिखा पाए, तो बैलगाड़ी जब्त कर ली जाएगी, टिम्बर जब्त कर लिया जाएगा और उस आदमी को जेल में भेज दिया जाएगा। इस टाइप से क्या किया ब्रिटिश ने या कैप्टन वाटसन ने, उस पूरे रीजन में एक टाइप से मोनोपोली बना दिया। अब ऑब्वियसली मोनोपोली आप इस टाइप की खड़ी करोगे तो लोकल जो हैं वो वहाँ विरोध करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। रिजल्ट ये हुआ कि ग्रेजुअली धीरे धीरे ब्रिटिश के अगेंस्ट वहाँ लोकल जो पीपल थे वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। दिक्कतें बढ़ती गई। एक और पर्सन आएगा, थॉमस मुनरो। लेटर पार्ट में इनकी एंट्री होती है, किसकी, थॉमस मुनरो की। मुनरो को ब्रिटिश क्राउन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि इंडियन में कि भाई आपका काम है कि हमें एक एज ए कंपनी, ना कि क्राउन है, ये कंपनी रूल है, तो कंपनी डायरेक्टरेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि आप जो रेवेन्यू सिस्टम है उसे इम्प्रूव करिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, उसमें इन्वेस्टर होंगे, डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर बैठे ब्रिटेन में, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी कंपनी की इनकम कितनी है। अभी प्रेजेंट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो कंपनी को यही नहीं पता होता था कि उनके जो स्टाफ जो इंडिया में बैठा हुआ उनने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। क्योंकि जो इनिशियल फेज में जो स्टाफ आया था, इन्होंने इधर से इतना कमा के लेके गए कि वो डायरेक्टर से ज़्यादा कमा लिया उनने, तो दिमाग ख़राब हो रहे थे उनके। तो मुनरो को यहाँ दिया था जिसमें आपने महलवारी जमींदारी सिस्टम जो है वो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। जमींदारी में एक टाइप से फिक्स लगान वाला जो है वो सिस्टम आया। मुनरो ने ये सिस्टम एग्रीकल्चर लैंड के लिए किया। जब वो काम ख़त्म हो गया तो इशू था कि फॉरेस्ट से कितना रेवेन्यू निकाला जाए, वो कैसे फिक्स हो, कितना हार्वेस्ट किया जाए वुड, उसके लिए मुनरो कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए। हम लोग ये मुनरो को आगे फिर से याद करेंगे।
जब मुनरो यही सारा काम कर रहे थे फॉरेस्ट के लिए, जिससे एक एवरेज रेवेन्यू का एक एस्टिमेशन किया जा सके, उसके लिए जो मुनरो का काम था, तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने मद्रास गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि भाई साहब आप जो सिस्टम यहाँ पर किए हुए हैं इसे ख़त्म करिए, इससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो लास्ट में 1823 तक आते आते ये जो इन्होंने यहाँ मोनोपोली जो खड़ी की थी उसे ख़त्म कर दी गई। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू बी नेम्ड एज कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो वो कौन है, वाटसन। क्वेश्चन है द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है, वाटसन। इसके बाद कोई मेजर इवेंट यहाँ है नहीं। नेक्स्ट मेजर इवेंट है 1842 का, ये भी मद्रास गवर्नमेंट से ही जुड़ा हुआ है। हुआ ये कि कंपनी जो है उसने, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को बोला कि अपनी जो कॉलोनीज़ है, क्योंकि हमें ओक की रिक्वायरमेंट है और ओक हमें मिल नहीं पा रही है, कॉलोनीज़ जो है, क्योंकि काफ़ी कॉलोनीज़ थी ब्रिटिश की, सभी जगह ओक ग्रो हो नहीं सकता है। उनकी जो मेन एक टाइप से क्राउन की जो ज्वेल्स थी वो है इंडियन कॉलोनी। तो जो इंडिया है यहाँ पर टीक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, हम लोग ग्रेजुअली टीक को हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, बट प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो तो प्रेजेंट में जो टीक है उससे निकल जाएगा, बट इन केस नेक्स्ट 20 ईयर बाद हमें वैल्यूएबल अच्छी हाई ग्रेड क्वालिटी का टीक नहीं मिलेगा। तो एक काम किया जाए, हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट वहाँ पर टीक की प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दें, जिससे जब हमें 20 या 30 ईयर जब नेचुरल टीक ख़त्म हो जाएगा तो इस टीक से हम लोग प्रोडक्शन ले पाएँ। तो मद्रास गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इस मालाबार रीजन का जो कलेक्टर थे वो थे कॉनोली। कौन थे, कॉनोली। उनको मद्रास गवर्नमेंट ने एक टाइप से बोला गया, कंपनी के डायरेक्टरेट के थ्रू आया था, कंपनी चाहती थी, मद्रास गवर्नमेंट को कमांड दी गई और उन्होंने कॉनोली को दे दिया गया कि भाई आप एक काम करिए, आप अपने रीजन में, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जिसमें टीक नेचुरली ग्रो करता है, मॉइस्चर बहुत है, रेनफॉल बहुत होती है, आप यहाँ टीक को लगाइए। और साथ में कॉनोली को कुछ परमिशन दी गई कि आप अपने अंदर, क्योंकि कलेक्टर है तो आपकी अदर वर्क भी है, तो आप अपने अंदर एक सब ऑर्डिनेट रख सकते हैं, 25 रुपीज़ एनुअल या पर मंथ, इस टाइप से कुछ शायद एनुअल थी सैलरी, इतनी सैलरी पर आप अपने अंदर एक सब ऑर्डिनेट रख सकते हैं। तो कॉनोली ने क्या किया, एक पर्सन है चाथू मैनन, उनको अपना एक सब ऑर्डिनेट बना लिया। इन्होंने क्या किया कि एक रिवर है उसमें फुट हिल में, जैसे अपनी ये नीलगिरी माउंटेन रेंज है, यहाँ पर एक रिवर निकलती है, तो इन्होंने इस रिवर के किनारे टीक की प्लांटेशन करवा दी। किसकी हेल्प से की, चाथू मैनन की हेल्प से। कब की, 1842। कुछ जगह आपको 1842 मिलेगा, कुछ जगह हो सकता है ये कुछ अलग डेट मिल जाए, जैसे जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है 1846, ये एक्चुअली कॉलोनी प्लॉट का डेट है। तो थोड़ा आपको बुक्स में वेरिएशन मिल सकता है, एग्जैक्ट डेट है 1842। ये वो डेट है जब वहाँ पर चाथू मैनन ने टीक की प्लांटेशन करना स्टार्ट की, वो उस एरिया में टीक की फर्स्ट टाइम प्लांटेशन की। अब यहाँ कुछ और चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं आपको डिटेलिंग में यहाँ समझा देता हूँ, जिससे आगे अपना बैकग्राउंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। आज के टाइम पे हम लोग जब टीक की प्लांटेशन, टीक का जो सीड है उसके साथ मुझे आइडिया नहीं है कि आसाम रीजन में टीक होता है या नहीं। टीक के साथ इशू ये है कि उसका जो सीड है वो तो छोटा रहेगा और उसके सराउंडिंग में बहुत हार्ड सीड कोट रहती है, काफ़ी बड़ा सीड है। सीड जो टीक है वो इस साउथ इंडियन जो पेनिनसुला रीजन है, जहाँ हॉट एंड ड्राई जो इन्वायरमेंट है, जहाँ ऑफन फॉरेस्ट फायर लग जाती है, उसके हिसाब से अडॉप्टेड है। ये इतना मोटा है कि जब तक उस जंगल में फॉरेस्ट फायर 2-3 बार ना लगे तब तक इसके सीड में क्रैक नहीं पड़ते।
क्रैक नहीं होंगे तो बाहर से इसे मॉइस्चर, ये जो एम्ब्रियो है उससे मॉइस्चर और एयर नहीं पहुंचेगा, मीन्स सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो टीक के सीड के जर्मिनेशन के लिए इसके हार्ड सीड कोट के रिमूव या क्रैक की ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं हो पाया तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे, डॉर्मेंसी। इसमें ये हार्ड सीड कोट की वजह से डॉर्मेंसी होती है। चाथू मेनन ने क्या किया, उन चीज़ों को समझा, स्टडी किया, और जो प्रेजेंट में मोस्ट ऑफ जो सीड ट्रीटमेंट के, टीक के सीड ट्रीटमेंट के जो मोस्ट ऑफ तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो सारे चाथू मेनन ने डेवलप करे। जैसे जो काऊ डंग है, गोबर है, उसको पानी के साथ एक स्लरी बनाएंगे और उसमें ये सीड को डाल देंगे और 2-3 मंथ तक वहाँ पर फर्मेंट होते रहेंगे। उससे होगा क्या, क्योंकि जो काऊ डंग है उसमें सेलुलोज है, वो फर्मेंट होगा सेलुलोज, तो एसिड्स निकलेंगे और वो एसिड इसकी जो आउटर सीड कोट है सीड का, उसको लूज कर देंगे। तो ये जो फर्मेंटेशन है, सीड को फॉरेस्ट फायर में डाल दो, क्रैक कर दो, इस टाइप के जो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, ये सारे चाथू मेनन ने डेवलप करे, जो हम लोग मॉडर्न डे में करेंगे। टीक कहाँ पर लगाना है, उसके लिए जो स्टंप प्लांटेशन वाला सिस्टम है, उसका भी इनिशिएशन यहीं से हुआ। ये शब्द अभी जस्ट आप पढ़ते जाइए, आगे ग्रेजुअली ये आपकी जो चेन है वो बनती जाएगी। तो कौन आए, चाथू मेनन, और यहाँ पर्सन कौन है, कोनोली। कौन थे, मालाबार के कलेक्टर। तो ये जो प्लांटेशन हुई है, ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन है कि नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ओल्डेस्ट प्लांटेशन है। रिसेंटली इसे जीआई टैग भी मिला है। ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ वर्ल्ड कहाँ पर है, नीलाम्बर। ये एरिया जो है गांव के पास था, उसे बोला जाता है नीलाम्बर। 1840 से शुरू हुआ, 4 ईयर बाद एक एरिया जो है उसमें भी प्लांटेशन की गई थी। अब कलेक्टर साहब हैं तो उद्घाटन किया होगा उसका, तो 4 ईयर बाद उस एरिया को एक प्लॉट का नाम दिया गया और इनके रिस्पेक्ट में उसे बोला जाता है कोनोली प्लॉट। इसलिए वहाँ पर डेट जो है वो 46 की डली हुई है। ये रहे कॉलोनी प्लॉट, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। द ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ द वर्ल्ड कब है, 1846 का। अब क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया द फर्स्ट टीक प्लांटेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट, कहाँ पर है, नीलाम्बर, केरल में। ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन इंडिया कहाँ पर है, केरल में, नीलाम्बर, केरल। द ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन इन वर्ल्ड इज लोकेटेड, वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन, वर्ल्ड की प्लांटेशन नहीं हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि ब्रिटिश ने कहीं और भी प्लांटेशन किया हो, जर्मन की हो सकती है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट प्लांटेशन, बट जर्मन ने ओक लगाया है, टीक नहीं। तो ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है आपकी, केरल, नीलाम्बर। इंडिया हैज़ द डिस्टिंक्ट ऑफ हैविंग द बेस्ट मैनेज एंड प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। वो लंबा चौड़ा इन्होंने सेंटेंस लिखा है और लास्ट में पूछा है कि भाई ओल्डेस्ट इन एशिया जो टीक की प्लांटेशन है वो है कहाँ, तो ये वो है टीक इन केरला, सबसे ओल्डेस्ट वही है। इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड इन, इंडिया में प्लांटेशन फॉरेस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली जब नीलाम्बर हुई तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1842 से प्लांटेशन फॉरेस्ट्री स्टार्ट हो गई अपने यहाँ। नेक्स्ट इवेंट होता है 42 के बाद 43 में, कैंपबेल। बेल मीन्स घंटा, हिंदी में वेल घंटा हो गया, हिंदी में वेल, कैंपबेल। जैसे एक मूवी आई थी R&R, ब्रिटिश जब यहाँ आए तो उन्होंने मद्रास जो है, चेन्नई सिटी को बसाया, वहाँ पर उन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर खड़ी की, जहाँ पर जो प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर था वो रहता था, बाकायदे आर्मी और अदर चीज़ें थी वहाँ पर, उसको बोला जाता था विलिंगटन। क्या बोले हैं उसे, विलिंगटन बोला जाता है उसे। जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ थी, विलिंगटन में ही जो अपने फील्ड मार्शल थे मानेकशॉ, तो उनकी भी जो सीमेंट्री है वो यहाँ विलिंगटन में ही है। जो विलिंगटन है, अब इस टाइप की जो बिल्डिंग खड़ी की गई, अब इसका ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर
यूकेलिप्टस की प्लांटेशन कर दी। तो 1843 में कैंपबेल इंट्रोड्यूस यूकेलिप्टस, कहाँ पर? वेलिंगटन में। कई बार ये बोला जाता है कि स्टार्ट द प्लांटेशन फॉरेस्ट्री इन इंडिया। ये जो वेरियस बुक्स हैं सभी अपने अपने हैं, किसी को आइडिया कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो मोस्ट ऑफ जो बुक्स हैं इसमें कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट नहीं लिखी है, ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो कोई भी कुछ भी लिख देता है। फिर क्या है, यही ऑब्जेक्टिव जो है उसे एग्ज़ाम ने जो है वो बुक्स इन्हीं को देख करके अपने क्वेश्चन पेपर बना देते हैं, और फिर वो भी वही फेक पूरा चलता रहता है उनका। तो ये प्लांटेशन फॉरेस्ट्री एक्चुअल में हम लोग कब से मानेंगे? नीलाम्बर टीक प्लांटेशन। लेकिन 42 43 बहुत डिफरेंस नहीं है। तो कुछ बुक्स बोल देती है कि नहीं, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो भाई तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड। तो आपको कहाँ से मिलेगा? 1842, यही लगाना है आपको। यहाँ देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ 1942 है। कई बार हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं और देखते ही अरे यार 42 मिल गया, लगा दो, तो वो 19 है। नेक्स्ट एक इशू आता है यूकेलिप्टस पे। आप जब काफ़ी बुक्स पढ़ेंगे तो उस पर पूछा जाएगा, तो जब वहाँ सीधा हिस्ट्री में शुरू करेंगे, बोला अपने देश में इन इंडिया जो यूकेलिप्टस है उसका फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन है वो किसने? 1719 में टीपू सुल्तान ने किया। इन्होंने क्या किया? नंदी हिल्स रीजन में इनने कोई नया अपना फोर्ट या महल बनवाया था, उसके आसपास इन्होंने कोई फ्रेंच था जिसने इन्हें यूकेलिप्टस के सीड्स दिए थे और इन्होंने उस अपने महल के आसपास लगा दिए। और इससे ये अज्यूम करके चले कि इंडिया में जो यूकेलिप्टस का इंट्रोडक्शन है वो टीपू सुल्तान ने किया था, और इनके एक फ्रेंच मित्र थे, उन्होंने इन्हें सीड दिए थे और वो इन्होंने वहाँ लगाए थे। इस टाइप से बहुत सारी बुक्स हैं जो इस स्टोरी को या इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रही हैं। किसी भी चीज़ के इंट्रोडक्शन के लिए रिक्वायर क्या होता है? पहले आपको उस चीज़ का आइडिया हो। 1719 की ये बात की जाती है। यहाँ ये पूरा जितना भी मार्केट में जो स्टोरीज़ हैं वेरियस, उन सब का सोर्स है श्याम सुंदर। ये एक रिटायर्ड, अब तो ख़त्म हो चुके हैं, कर्नाटका के PCCF रहे, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। इन्होंने क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप होते हैं, तो वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, उसमें एक वर्कशॉप हुआ था। वर्कशॉप में इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया, वर्कशॉप प्रेजेंटेशन ऑन फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड यूकेलिप्टस कंट्रोवर्सी इन कर्नाटका। उसमें इन्होंने बोला कि इंडिया में जो यूकेलिप्टस का इंट्रोडक्शन है वो टीपू सुल्तान ने किया, 1719 में किया, और उस टाइम का बहुत सारे तो पेड़ मिले नहीं, लेकिन एक पेड़ मिला जिसकी हमने वो जो एनुअल रिंग्स है उससे हमने उसकी एज निकाली और वो 1719 पे जाके ख़त्म होती है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया। अब क्योंकि इन्हें बोल दिया, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ामिनर हैं जो पेपर बना रहे हैं वो इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो भाई आप देख लेना कि ऊंच नीच हो, अगर वो पूछ लें कि यूकेलिप्टस का इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन किसने किया और टीपू सुल्तान मिल जाए तो लगा देना। हालांकि ये पूरा फर्जी बाड़ा है। ये पर्सन है, उसने पहले फेकरी करी और उसी के सोर्स पे दूसरा पर्सन है, उसने FAO के लिए एक आर्टिकल लिखा, उसमें इन्हें कोट करके लिखा। थर्ड पर्सन ने उस FAO को आर्टिकल को और इन्हें कोट करके लिखा, फिर बकायदे ने इन तीनों को कोट कर करके आगे लिख दिया। किसी को वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक ने जो भी बोला हम उसके बैठ पे, उसके कंधे पे बंदूक रख के आगे चलते गए। तो यहाँ पर फ्रेंच, यहाँ स्टोरी के साथ इशू क्या है, मैं क्यों इसे फेक बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ एग्जाम में ये पूछा गया कि इंडिया में यूकेलिप्टस का इंट्रोडक्शन किसने किया, और उन्होंने आंसर दिया टीपू सुल्तान। डेट पूछी गई कब की? 1719 की, जबकि यूकेलिप्टस का जो फर्स्ट टाइम जो कलेक्शन है, जो ब्रिटिश
वगैरह ने जो स्टार्टिंग के जो कलेक्शन किए गए, आइडेंटिफाई किया गया कि ये यूकेलिप्टस है, वो लगभग 1780 के आसपास के, वो इसे भी लगभग 1800 के आसपास तक, कुछ जगह तो 1810 के आसपास तक का टाइम है जब इसको, ये यूकेलिप्टस है, वो जो यूकेलिप्टस टर्म है, यू मीन्स वेल, लिप्टस मीन्स जो जिसका क्राउन अच्छी तरह से डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड क्राउन ट्री, वो जो टर्मिनोलॉजी है जो इजाद हुआ वो लेटर फेज में आया, उससे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया ने, तो ये चीज़ें फिट नहीं बैठती हैं। बट फिर ओवरऑल चलो ठीक है, कहीं आ जाए, है फेक स्टोरी बट क्वेश्चन में आ गई तो काम चल जाएगा। अपनी स्टोरी को वापस चलते हैं। 42-43 के बाद आता है 1847 का टाइम। मद्रास गवर्नमेंट ने एक बार कैप्टन वाटसन को अपॉइंट किया था। इसके बाद जो लोकल रिफ्लेक्स, जो लोकल्स के जो रिस्पॉन्स आए थे, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयारी नहीं थे। अब काड़ी काटा जो है, कीड़ा काटेगा किसे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वालों को। तो इन्होंने क्या किया, गिब्सन को, गिब्सन क्या थे, एक टाइप से पुलिस सिस्टम जो है उसके अधिकारी थे, उनसे बोला गया कि आप बहुत सारी चीज़ों का जो ट्रेस पासिंग होती है, मूवमेंट हो रहा है, उनको कंट्रोल करते हैं, आप एक काम करिए, हम आपको फॉरेस्ट की जो वुड्स है उनको भी कंट्रोल करने का आपको अधिकार देते हैं। तो इस टाइप से गिब्सन को कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया। किसने किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने। अब आपको कंजर्वेटर बनाया जाएगा तो क्या ऐसा थोड़ी कि आप डंडा लेकर के रोड पे चल दोगे, ऑब्वियसली आपको कुछ लोअर स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसकी हेल्प से आप ऐसा काम कर सकें। तो यहाँ पर बोल दिया जाता है कि फाउंडेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज इन इंडिया यहाँ गिब्सन पे हुई। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि कुछ इस टाइप की जो फेकोलॉजी वाली बुक्स हैं जो मार्केट में बहुत सारी हैं, वो सारी चीज़ें हैं ये बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये चीज़ यहाँ ठीक नहीं बैठती। ये सब का सब हम लोग ब्रांड इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, बट चलो ठीक है, बुक्स हैं तो क्या पता एग्जामिनर ने क्या देखा है उसे और क्या कर दे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे कि चलो गिब्सन जो है इसने फाउंडेशन को बोल देते हैं। लेटर पार्ट में 56 में गिब्सन जो है रिटायर हो जाते हैं, बीच में कुछ टाइम तक पोस्ट खाली रहती है। इसके बाद आता है क्लिघॉर्न। क्लिघॉर्न कहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी। वाटसन के बाद लगभग 50 इयर्स के आसपास का टाइम हो चुका है, 1906 से लेके 1856 मीन्स 50 इयर्स हो चुके हैं। 50 इयर्स वो सेटबैक जो मिला था रिस्पॉन्स मद्रास गवर्नमेंट को उभरने में 50 इयर्स लग गए उस रिस्पॉन्स में, पब्लिक के रिस्पॉन्स में। 1856 में इन्होंने क्लिघॉर्न को एज ए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया। किसने किया, मद्रास गवर्नमेंट ने। बट फर्स्ट कौन था, वाटसन। इधर गिब्सन को भी किया गया। गिब्सन इसीलिए पढ़ा हम लोगों ने जिससे आपको ये बताया जा सके कि फाउंडेशन ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में गिब्सन को बोल दिया जाता है कि हाँ ये है। तो आपको याद रहेगा कि अच्छा अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडर कौन है इंडिया में, तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रांडिस, अगर वो नहीं है तो गिब्सन भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर क्लिघॉर्न को अपॉइंट किया गया, लेकिन यहाँ केस ये रहा कि क्लिघॉर्न जो कि एक पुलिस सिस्टम से आते थे, उनसे बोल दिया गया कि आप इस सिस्टम को छोड़िए, अब आप प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही संभालेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी स्ट्रक्चर खड़ी करेंगे। तो इन्हें फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर बोला जाता है। रेगुलर कंजर्वेटर मतलब इनसे अदर चार्जेस नहीं। गिब्सन के पास क्या बहुत सारे अदर चार्जेस थे, खुद का भी पुलिस का चार्ज था, ये एक्स्ट्रा चार्ज था बीच में, तो ये रेगुलर नहीं थे। ये तो रेगुलर आदमी है, ये और कोई काम नहीं है, फॉरेस्ट का ही काम करेगा। तो फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है, क्लिघॉर्न। उस टाइम पे जो ओक्टामंड यूकेलिप्टस प्लांटेशन हुई है, ऊतक मंडल, ये ऊटी वाला रीजन है, वहाँ पर यूकेलिप्टस की प्लांटेशन जो की है वो क्लिघॉर्न के टाइम पे की गई है। वो कंजर्वेटर थे और करवाने में उनका भी रोल था। तो ये देख लेना और इसे कर लेना। इसी टाइम पे
फॉरेस्ट्री में एक आदमी की एंट्री होती है, वो है डेट्रिच ब्रांडिस। इस टाइम पे अपने देश में जो गवर्नर जनरल हैं उसके कंपनी के, वो कौन होते हैं? डलहौजी। डलहौजी की जो वाइफ है उनका और ये ब्रांडिस भाई साहब जो थे, इनकी वाइफ का कुछ बुआ फूफा मामा ताई इस टाइप का कुछ रिलेशनशिप था। ये जर्मन थे, बॉटनिस्ट थे और बेरोजगार थे। तो इन्होंने डलहौजी से सप्पा लगाया। डलहौजी के साथ क्या इशू था कि इन्होंने ये जो टीक है, टीक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इंडिया पर रूल हुआ 50-60 ईयर्स में इन्होंने जो वैल्यूएबल टिम्बर था फॉरेस्ट से वो निकाल चुके थे ये। अब डलहौजी के लिए ये था कि टिम्बर और हाई ग्रेड का कहाँ मिले, तो उसका उनके लिए समाधान निकला था बर्मा, म्यांमार या उस टाइम पर उसे पेरू या पेगू बोला जाता था। वो मेरे पिया गए रंगून, वो जो गाना है, तो उस टाइप से उसे बोला जाता था बर्मा या म्यांमार को पेगू। उसे नया नया अनेक्स किया था ब्रिटिश ने। क्यों किया गया था? वहाँ पर आप इंडो वर्मा वार फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पढ़ेंगे, तो पूरी फाइट का पर्पज़ ये था कि उनके फॉरेस्ट पर कब्जा किया जाए और उससे टीक निकाला जाए, जिससे जो नेवल शिप्स हैं उन्हें बनाया जा सके। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, बहुत सारी डिमांड थी वुड की, वो पूरी की जा सके। इन्हें क्या चाहिए था कि एक कोई ऐसा पर्सन हो जो उनका खुद का हो, मीन्स जिस पर कॉन्फिडेंस हो, और ये उसे पेगू में भेज सके और वो वहाँ पर क्या है ब्रिटिश या एक टाइप से इनकी वफादारी करके वहाँ प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर पाए। ये क्योंकि रिलेशन में थे तो ब्रांडिस को उस टाइम पे पेगू भेज दिया गया। किसने भेजा? डलहौजी ने। ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए हैं कि जो ब्रांडिस हैं जब उन्हें आईजीएफ बनाया गया उससे पहले वो कहाँ काम कर चुके थे, तो वर्क आंसर है उसका पेगू में, यानी कि बर्मा, मॉडर्न डे बर्मा या म्यांमार, वहाँ पर वो काम कर चुके थे। डलहौजी से इनका रिलेशन थे। फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर कौन है अपना? फर्स्ट चॉइस अपना क्लेघॉनी रहेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो गिब्सन वगैरह लगा देना और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाच कब अपॉइंट किया गया? अब यहाँ पर ये कब आया था अपना? फर्स्ट तो 56 में आया, ये गिब्सन थोड़ा पहले आ गया था। अब आप यहाँ पर देख लो आंसर, फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर फॉरेस्ट का। अब आपको 56 है, यहाँ ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे आपको? ये समस्या उसके साथ नहीं है, ये क्या है, क्वेश्चन गलत कंपाइल किया गया है बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए, और ये नागालैंड पीएससी में कई बार हुआ है। अब अपने साथ इशू ये है कि हम क्या करें, यही आंसर का फ्रेमवर्क है, उसी में अगर हमें जाना है तो हम वही जो नज़दीकी है गिब्सन है तो हम लोग गिब्सन को मान लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। टेक्निकली क्वेश्चन डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर डिलीट नहीं किया तो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि क्लिक और नहीं मिल रहा है तो आप गिब्सन को लगा के आगे बढ़ जाओ। 1852 में अपने यहाँ कलकत्ता में फर्स्ट इंडिया का जो जू है वो बनाया गया। कब? 1854 में कलकत्ता जू, वेस्ट बंगाल। कब बना? 1854 में, याद रख लेना। अब आता है 1857 का रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट के बाद डलहौजी तो पहले चले गए, उसके बाद आए थे कैनिंग, और कैनिंग जो थे उनके ड्यूरेशन में 1857 का रिवॉल्ट हुआ। बाद में लॉरेंस आए। कैनिंग उस टाइम पे बने रहे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, और बाद में आए लॉरेंस। ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उस टाइम पे पब्लिक के साथ, जो ब्रिटिश आर्मी के साथ डायरेक्ट फाइट कर सकते थे उन्होंने तो डायरेक्ट की, जो आम पब्लिक जो डायरेक्ट फ्रंट फाइट नहीं कर सकते थे उन लोगों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश रिसोर्सेस हैं, वो पॉइंट्स जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के थे उन्हें हार्म करना। मीन्स जैसे एक टर्म यूज़ किया जाता है वन सत्याग्रह, उसी टाइप से यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट एरिया में जो वैल्यूएबल टिम्बर था उसको फायर लगा दो, उसमें ब्रिटिश की कोई काम की चीज़ है उसमें आग लगा दो। इस टाइप से क्या किया कि कॉलोनियल पावर्स को हार्म पहुंचाई गई। तो इन्हें एक बात समझ में आई कि
हमें अपना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, जिससे क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। डिपार्टमेंट है जो इनके वेरियस प्रोविंसेस बनाए गए थे या मॉडर्न डे स्टेट्स टाइप की जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था, कहीं पर कैसा भी है, कहीं पर कैसा भी है, किसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसे कितनी पावर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर थी नहीं। इस वजह से ये चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पाए। तो जो लॉरेंस है उन्होंने प्लान किया कि एक काम किया जाए कि अब हमें पूरी इंडिया में जो भी अपना फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा पर्सन, ऐसा अपना जमूड़ा या अपना राइट हैंड जिस पे वो पूरा कॉन्फिडेंस हो। और राइट हैंड उन्हें कौन मिलेगा? वही अपना ब्रांडिस, जो अभी कहाँ पड़ा हुआ है? पेकू में। राइट हैंड या कॉन्फिडेंस उन पर क्यों इतना ज़्यादा है? क्योंकि उससे पहले जो डलहौजी थे उनका उधर क्राउन के साथ कुछ फैमिली रिलेशनशिप रहा होगा, और इनका डलहौजी से रिलेशनशिप था वाइफ की साइड से, तो एक टाइप से ज़्यादा वफादारी होने का एक उम्मीद ज़्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है तो उसके लिए ब्रांडिस को बुलाया और इनसे बोला कि जैसे पुलिस में स्टेट लेवल पे सबसे टॉप पे होता है आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो इन्हें बोल दिया गया आप आज से रहेंगे आईजीएफ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो फर्स्ट आईजीएफ किसे बनाया गया? डेट्रिच ब्रांडिस को। किसने बनाया? गवर्नर कौन थे? लॉरेंस लॉ। फर्स्ट इन्हें क्या बनाया गया? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, आईजीएफ। कई बार पूछा गया, 20 से 20 टाइम्स मोर पूछा गया है कि फर्स्ट आईजीएफ कौन है, तो वह है अपने ब्रांडिस। आईजीएफ कौन? डेट्रिच ब्रांडिस। अब आपको एक ऐसी टीम का हेड बना दिया जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से है ही नहीं, तो दिमाग का दही किसका होगा? ब्रांडिस का। अब इनसे कुछ है, इसे बोलते हैं मार्क द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट इन इंडिया। हालांकि इसमें जो साइंटिफिक टर्म है वो फर्जीवाड़ा है, इसमें साइंटिफिक जैसा कुछ है नहीं, बट बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट आईजीएफ इंडिया कौन है? ब्रांडिस। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब सेटअप हुआ? 1864 में लॉरेंस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया, और उस डिपार्टमेंट मीन्स एक बिल्डिंग है उस पर लिख दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उसका जो मैन टेबल है उस पर बिठा दिया गया ब्रांडिस को, इनके नाम पे नेम प्लेट पर लिख दिया गया आईजीएफ। और एक टाइप से बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने देश का कब बना? 1864 में। और फर्स्ट आईजीएफ जो इस डिपार्टमेंट को संभालेंगे वो कौन है? ब्रांडिस। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया 1864। थोड़ा ब्रांडिस के बारे में देख लेते हैं। जर्मन थे, इन्हें फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री और फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री दोनों ही बोला जाता है, दोनों के ही पिता हैं, जनक हैं, जर्मन थे। इससे पहले इन्होंने पेगू में जॉब की थी। कहाँ, कब तक? ये 1856 तक, 1856 में इन्हें पेगू में ज्वाइन किया, डलहौजी के साथ। डलहौजी ने वहाँ पर अपॉइंट किया, और फिर ये चलते रहे जब तक ये 64 पर गवर्नर जनरल नहीं बनाए गए, ये सॉरी आईजीएफ नहीं बनाए गए। ये 1864 में आईजीएफ बनाए गए, और ये कब तक रहे? 1883 तक। ये 1883 तक आईजीएफ रहे। इसमें कई जगह ये मिलता है कि ये जो आईजीएफ है वो 1881 तक रहे। 2 साल जब ये यहाँ से जॉब से रिटायर होकर जाने लगे, तो जो मद्रास गवर्नमेंट है उसने उनसे रिक्वेस्ट की, तो ये 2 साल यहाँ इंडिया में रुके रहे, और 1883 से फिर यहाँ अपने देश से बाहर चले गए, वापस ब्रिटेन चले गए। इन्होंने बहुत सारे जगह गए तो बुक्स लिखी, क्योंकि कुछ रिव्यू है नहीं, कुछ नॉलेज है नहीं फॉरेस्ट की, तो जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आ रही उसको एक बुक फॉर्म में करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने जो बुक्स लिखी है उसमें एक है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, इंडियन ट्रीज, फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, ये उनकी फेमस बुक्स हैं। ये मत बोलना कि ये इंडियन ट्री जो है वो तो 1906 में पब्लिश हुई, ये पब्लिश हुई है, उससे पहले ये ख़त्म भी हो चुके थे, बट उनका वर्क था जो लेटर पार्ट में पब्लिश किया गया।
तो ये बुक्स 1906 में पब्लिश की गई। बट कई बार पूछा गया है कि इंडियन ट्रीज बुक किसने लिखी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी किसने लिखी, ये बुक किसने लिखी। इंडियन फॉरेस्ट अब यहाँ पर मेन मुद्दा हो जाता है। आप एक डिपार्टमेंट बना, उसका आपको हेड बना दिया गया। अब आपके नीचे एक बड़ी सी लंबी फौज है, जो पहले से एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था वो एक लंबी चौड़ी फौज है। अब उस टीम का तुम्हें मुखिया बना दिया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टीम को कंट्रोल कैसे करूं, कौन आदमी क्या काम करेगा, कौन किसके अंडर रहेगा, किसकी कितने काम है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। इस टाइप का वर्किंग का कोई डिवीज़न नहीं, किसकी कितनी पावर है उसका कोई कंट्रोल नहीं। तो मुखिया बनेगा तो क्या होगा, मुखिया का दिमाग का दही। तो मुखिया ने सबसे पहले 2 काम करे। पहला काम है ये जो टीम है उसको कंट्रोल करो। उसके लिए 64 में डिपार्टमेंट बना। अगले ही साल 65 में एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आए। इस एक्ट में क्या किया, ये डिफाइन किया गया कि किसको हम फॉरेस्ट बोलेंगे, उसमें पूरी एक स्ट्रक्चरिंग की। उसके हिसाब से फिर बाद में इन्होंने पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एडजस्ट किया, जिसमें जो अपनी प्रेजेंट पोस्ट है जैसे डीएफओ, उसके नीचे एसीएफ है, रेंजर है, उसके नीचे डेप्यूटी रेंजर है, फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड है, लोअर और अपर। डीएफओ के ऊपर सीएफ, सीसीएफ, पीसीसीएफ, ये जो है पोस्ट्स हैं, इनको उन्होंने पूरी स्ट्रक्चर की। इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग हुई। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1865 में। एक टर्म और आएगा आगे, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। वर्किंग प्लान है उसका, जो मॉडर्न फॉर्मेट है वो भी नहीं लेके आए थे। 1865 में क्या आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किसने किया, गवर्नर जनरल की जो ऑफ इंडिया है उसकी काउंसिल ने, क्योंकि यह ब्रिटिश क्राउन के अंडर काउंसिल थी, सीधी सीधी काउंसिल अब काम करती थी। अब एक्ट पास करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो काउंसिल ने पास किया, क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। ये फॉरेस्ट को रेगुलेट करने वाला फर्स्ट एक्ट था। इस एक्ट में बहुत कुछ नहीं था, छोटा सा शायद 6-7 पेज का एक्ट है। उसमें एक तो उन्होंने सबसे सिंपल डिफाइन किया कि फॉरेस्ट किसे बोलेंगे। फॉरेस्ट मीन्स एनी एरिया जहाँ पर कोई एनी सच लैंड कवर विथ जो ट्री ब्रशेस है, जंगल से जो कवर्ड है एरिया, उसे हम फॉरेस्ट बोल देंगे। फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। कब आया, 1 मई 1865। ये सारी चीज़ें, ये फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है इसमें नहीं है। ये फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब इस एक्ट का फर्स्ट टाइम रिवीजन होगा। रिवीजन कब होगा, 1878, तब कहीं ये क्लासिफिकेशन आएंगे। अभी इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जस्ट सिंपल सा वो 6-7 पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। इसका पर्पज़ था कि कम से कम आए और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रक्चरिंग कर पाए। तो 64 में डिपार्टमेंट बना, 65 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया। एक्ट आने के बाद अब क्या है, डिपार्टमेंट रन होने लगा, क्योंकि सभी के काम बांट दिए गए। अब समस्या ये है, ये जो हमने नई नई पोस्ट क्रिएट की हैं, उस पर लोगों को अपॉइंट किया है। अब अगर किसी की डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो वहाँ पर नया पर्सन कैसे आएगा। एक प्रमोशन का तरीका है, दूसरा न्यू रिक्रूटमेंट कैसे होगी। उसके लिए 67 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की। अब कुछ और चीज़ें बैकग्राउंड में और देख लिया जाए। 1867 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज स्टार्ट की। ये सर्विसेज कंटिन्यू चलती रहीं, कब तक, 1935 तक। 1935 में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फॉरेस्ट है एग्रीकल्चर के अंडर आता था, और एग्रीकल्चर जो है वो स्टेटों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्योंकि सेंट्रल लेवल पे अब ये सब्जेक्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट बन गया था, तो ये जो आईएफएस की सर्विसेज हैं उन्हें यहाँ बंद कर दिया गया। यही सर्विसेज अगेन पटेल के अंडर 1869, पटेल नहीं बाद में स्टार्ट हुई, सॉरी मैं गलत लिख दिया यहाँ, 1967 में ये सर्विसेज अगेन स्टार्ट हुई।
जो मॉडर्न जो प्रेजेंट डे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं वो 1967 में स्टार्ट हुई। इससे पहले ये यहाँ से यहाँ तक डिसकंटिन्यू रही, यहाँ पे भी पहले स्टार्ट हुई थी। किसने की थी? ब्रांडिस ने। तो यहाँ पर आपको ये याद रहेगा 1864 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, 65 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया और 67 में फॉरेस्ट सर्विसेज न्यू रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई। 66 का एक इवेंट और है, उसे और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। चंगा मंगा फ्यूल वुड प्लांटेशन, ये 67 में की गई। ये क्या है वो देख लेते हैं। पंजाब वाले रीजन में रेलवे की लाइनें बिछाई गई। क्या डाली गई? रेलवे की लाइंस। अब ये जो रेलवे की लाइंस हैं उन्हें क्या रिक्वायर है? फ्यूल, कोयला। कोयला हमेशा अवेलेबल नहीं रह पाता है, तो एक कॉन्सेप्ट निकाला गया कि क्यों ना रेलवे के लिए जब ज़मीन का अधिग्रहण अनेक्स किया जाता है तो एक काफ़ी बड़े पैच को किया जाता है, तो उसके आसपास की जो ज़मीन है उस पर क्यों ना फ्यूल वुड जलाऊ लकड़ी का प्लांटेशन कर दिया जाए। जिससे होगा क्या कि जब ज़रूरत पड़ेगी हमें वुड की, तो ये जो फ्यूल वुड है इसी को हार्वेस्ट करके हम रेलवे के इंजन चला पाएंगे और ट्रेन चलती रहेगी। तो जो चंगा मंगा वेस्टर्न पंजाब में, जो कि अब मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, उस रीजन में एक बड़े एरिया में एक ऐसी टाइप से फ्यूल वुड की प्लांटेशन की गई थी। प्लांटेशन का नाम कुछ और था। बाद में क्या हुआ कि चंगा और मंगा दो डकैत थे, जो क्या है कि ये जो फ्यूल वुड की प्लांटेशन थी उन्होंने उसे शेल्टर दे दिया, दुखने के लिए अच्छी जगह हो गई। तो वो क्या करते थे कि क्योंकि आसपास से कोई एक रास्ता था, उस रास्ते से जो लोग जाते थे उन्हें ये लूट लेते थे और जाके उस फ्यूल वुड में दुख जाते थे। लोगों में भय हो गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो फ्यूल वुड फेमस हो गई, चंगा मंगा का जंगल। तो चंगा मंगा फ्यूल वुड प्लांटेशन कहाँ पर है? पाकिस्तान में, या मॉडर्न डे पाकिस्तान के पंजाब में या वेस्टर्न पंजाब में। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि चंगा मंगा फ्यूल वुड प्लांटेशन कब की गई? 1866 में। अगर याद ना रहे तो आप ऐसे समझ लो कि चंगा और मंगा जो थे, आसपास जो लोग निकलते थे उन्हें लूट करके उनके छक्के छुड़ा देते थे, मतलब 2 तो 6। तो इस टाइप से ये कहाँ है और कहाँ पर है? इन पाकिस्तान, पंजाब। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट आईजीएफ कौन है अपने देश का? आंसर क्या आ जाएगा अपना? डेट्रिच ब्रांडिस। डेट्रिच ब्रांडिस वाज, कौन था भाई? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आसाम? नहीं। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आसाम वही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया है, आसाम का नहीं। तो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया आईजीएफ थे ब्रांडिस। विच ईयर वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वाज अपॉइंटेड? तो क्या है? 1864। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया, तो कब? 1864। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, ब्रांडिस को अपॉइंट किया गया और उसे हम लोग बोल देते कि यहाँ से इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट हो गई। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट को हम लोग पहले ऐसे ही हार्वेस्ट कर रहे थे, अब हार्वेस्टिंग करेंगे लेकिन करने से पहले कुछ गुण ताड़ा लगाएंगे, कुछ सोच समझ करके ही करेंगे उसे। ऐसा नहीं कि मुँह उठाया और हार्वेस्ट कर लिया। द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज लेड बाय, किसने किया? ब्रांडिस ने। जो आज का प्रेजेंट डे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फाउंडेशन किसने डाली? ब्रांडिस ने। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन ईयर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कब स्टार्ट की गई? आंसर देखिए, वैसे की गई कितनी में? 1867 में। अब ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा जो है 1966, यहाँ पर 1966 है। अगेन 1867 में स्टार्ट की गई थी और 1935 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। अगेन जो स्टार्ट हुई हैं वो 1966 में ये सर्विसेज अगेन स्टार्ट की। मैंने शायद आपको 1967 लिख दिया था, वो एग्जैक्ट डेट 1966 है। ये प्रेजेंट जो फॉरेस्ट सर्विसेज हैं वो स्टार्ट की गई। हेड क्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इज एट, प्रेजेंट डे में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो सबसे टॉप में बैठा है वो है पीसीसीएफ। कौन? पीसीसीएफ।
प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये स्टेट हेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इससे बोला जाता है हेड ऑफ फॉरेस्ट्री फोर्स। हेड ऑफ फॉरेस्ट्री फोर्स कौन है? पीसीसीएफ, उसके नीचे होता है। सेंटर पे वहाँ पर होता है आईजीएफ, और ये सभी के सभी आईजीएफ के अंडर होते हैं। यहाँ पर बीच में कुछ और पोस्ट है और इसके बाद आईजीएफ आता है। पहले आईजीएफ सीधा एक अकेला होता था जो कि सीधा गवर्नर जनरल के अंडर था। बाद में आईजीएफ और गवर्नर जनरल के बीच में कुछ सेक्रेटरीट की बहुत सारी पोस्टें और आ गई हैं अब, तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी फैल गया है। अब ये पोस्ट कहाँ है? दिल्ली में। तो आईजीएफ कहाँ बैठेगा? द हेड क्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कहाँ होगा? दिल्ली में। ये अपने आसाम पीएससी के क्वेश्चन हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री? कौन है? ब्रांडिस। हु इज़ नोन द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री? डेट इज ब्रांडिस। ये दोनों एग्जाम हुए अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन एक ही पूछ दिया ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट? कौन है? ब्रांडिस। ये क्वेश्चन रिपीट है। डेट्रियस ब्रांडिस वाज कौन है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक मुद्दा अपना सॉल्व हो गया।